प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। पसीने में भी आप मेहनत करना नहीं छोड़ोगे और ये आपको नहीं छोड़ेगा। रियल मैन डीओ का जिद्दी परफ्यूम। इस खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रेला डेली एक्टिव 41 पोषण तत्वों से बना न्यूट्रास्यूटिकल्स। सह प्रायोजक हैं न्यूट्रेला बोन हेल्थ 100% नेचुरल कैल्शियम सप्लीमेंट, हड्डियों की मजबूती के लिए। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। यूपी में सरकार गठन को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी का महामंथन। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत दिग्गज नेताओं के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक। नए मंत्रिमंडल और शपथ ग्रहण पर होगी चर्चा। पंजाब में प्रचंड जीत के बाद जोश में आम आदमी पार्टी का विजय जुलूस। अमृतसर में अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान का रोड शो। स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था, समर्थकों का जोश हाई। पांच राज्यों में शर्मनाक शिकस्त के बाद कांग्रेस का आत्ममंथन शुरू। सोनिया गांधी की अगुवाई में हुई संसदीय दल की बैठक। शाम 4 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी। कुपवाड़ा में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। बड़ी तादाद में खतरनाक हथियार और गोला बारूद बरामद। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रखा पुतिन से बातचीत का प्रस्ताव। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से की मध्यस्थता की अपील। कहा, यरूशलेम में मुलाकात के लिए तैयार हूं। रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध का 18वां दिन। रशिया के हजारों टैंकों से घिरी यूक्रेन की राजधानी कीव। इरपिन, होस्टोमोल शहर में ताबड़तोड़ बमबारी। 25 से ज्यादा शहरों में हवाई हमले का अलर्ट। पुतिन का प्रण क्या तय है एटमी रण? क्यों हम ये बात कर रहे हैं, अगले आधे घंटे में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि 18 दिन के युद्ध के बाद अब पुतिन को यह लगने लगा है कि एक तरीके से साइकोलॉजिकल प्रेशर तो आ ही गया है। पूरी दुनिया ये पूछने में लगी है कि युद्ध तो किया, ये कहा था कि 3 दिन के अंदर कीव पर कब्जा कर लेंगे और इस तरह की सोच थी कि 7 दिन के अंदर यूक्रेन के घुटने टिकवा देंगे, लेकिन ऐसा पुतिन कर नहीं पाए। तो ऐसे में क्या आगे आने वाले दिनों में केमिकल वॉर या फिर बायो वॉर का खतरा पैदा हो गया है? क्या होता है केमिकल वॉर, क्या होता है बायो वॉर, ये सब कुछ आगे हम आपको बताएंगे। और याद रखिएगा, मेरे इस प्रोग्राम में आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगी आलिया रोजा। आलिया रोजा वो हैं जिन्होंने पुतिन की जासूसी एक जमाने में की है, लेकिन पुतिन की जासूस ने क्या कहा, ये हम शुरुआत करें उससे पहले वॉर रूम का सायरन बज गया है। पूरे यूक्रेन में एक साथ खतरे के सायरन बजने लगे हैं। अभी की बड़ी खबर है, 25 से ज्यादा शहरों में हवाई हमले का अलर्ट। यूक्रेन पर रशिया के बड़े हमले की आशंका। कीव, लवीव, पोल्टोवा में खतरे के सायरन बज रहे हैं 24 घंटे। सुमी, खार्किव, चार्निहिव में भी खतरे के सायरन बज रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि आगे आने वाले दिनों में क्या बायो वॉर होगा, क्या केमिकल वॉर होने वाला है? यह सबसे बड़ा सवाल है। अब आपको हम ये बताते हैं कि ये केमिकल वॉर और बायो वॉर असल में होता क्या है, खतरे क्या होते हैं, किस तरह से अगर बायो वॉर अटैक होता है तो इसका नुकसान एक पूरे शहर पर होता है, और केमिकल वॉर या केमिकल वेपन का इस्तेमाल क्या आगे आने वाले दिनों में होने वाला है। दोनों के बारे में आपको बताने के लिए हम दूसरे स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट स्टूडियो में लेकर के चलते हैं। देखिए आप
केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल वेपन, इन दोनों को ही हम आपको समझा रहे हैं। अब केमिकल वेपन क्या है, सबसे पहले आप ये समझें। केमिकल वेपन का मतलब ये होता है कि जब जहरीली गैस छोड़ी जाती है, और बायोलॉजिकल वेपन है जब वायरस या फंगस के जरिए हमला किया जाता है। इन दोनों के बीच का ये सबसे बड़ा फर्क है। और क्या होता है ना, अगर केमिकल वेपन का इस्तेमाल होता है तो इंसान का नर्वस सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, लेकिन बायोलॉजिकल वॉर अगर छिड़ता है तो इंसान अपंग हो जाता है, सालों तक अपंग रहता है और आगे वाली नस्लें भी तबाह हो जाती हैं। कहा यह जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में यूक्रेन की तरफ से भी और रशिया की तरफ से भी केमिकल वॉर या फिर बायो वॉर छिड़ा जा सकता है, और डर यही अमेरिका का है। यही एक वजह है कि जो बाइडेन ये कह रहे हैं केमिकल वॉर हो सकता है, अमेरिका एकजुट हो जाए, बायो वेपन के खिलाफ भी दुनिया एकजुट हो जाए। इस वक्त ये वक्त का तकाजा है। हम यूक्रेन के लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन बायो वॉर नहीं होना चाहिए। दुनिया कहां जाएगी हमें नहीं पता, लेकिन तानाशाह या ऐसे शासकों को हम ये तय नहीं करने देंगे कि दुनिया तबाह की जाए। जो बाइडेन को सुने आप। The world is united, and we stand with the people of Ukraine. We will not let autocrats and would-be emperors dictate the direction of the world. Democracies are rising to meet this moment, rallying the world to the side of peace and the side of security. We're showing our strength, and we will not falter. आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। वॉर रूम सायरन बज चुका है यूक्रेन पर। रशियन हमले का आज 18वां दिन है। कीव पर फाइनल हमले की तैयारी में है रशिया। रशिया के सैनिकों ने कीव को 3 तरफ से घेर लिया है। रशिया के कीव पर लगातार हमले जारी हैं, और कहा यह जा रहा है कि कई इलाकों में वैक्यूम बम छोड़ दिया गया है, और पुतिन की मंशा और भी ज्यादा खतरनाक हो चली है। और नियत में सिर्फ और सिर्फ अभी वैक्यूम बम चल रहा है। ये वैक्यूम बम क्या होता है? क्या वैक्यूम बम ऑक्सीजन को सोख लेता है? ये कितना खतरनाक होता है? आपको फिर से हम अपने केमिकल रूम में लेकर के चलते हैं, और जहां पर आप ये समझेंगे कि वैक्यूम बम का मतलब क्या है, ये कितना खतरनाक है। दुनिया का सबसे घातक गैर परमाणु बम ऑक्सीजन को ये सोख लेता है, हाई टेम्परेचर ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट से तेज तरंगे निकलती हैं, वेव निकलती है, इंसान को भाप बना देती है। यानी मेरे जैसा, आपके जैसा कोई इंसान होता है, भाप यानी वेपर बन जाता है। इंसान के फेफड़ों से हवा चूस लेता है, फेफड़े फट सकते हैं। रशिया का फादर ऑफ ऑल बम इसका एग्जाम्पल है। अमेरिकी मदर ऑफ ऑल बम भी वैक्यूम बम ही है। और रशिया पर चेचन्या, सीरिया, यूक्रेन में इस्तेमाल का आरोप है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक जमाने में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। वैक्यूम बम का मतलब होता है तबाही। वैक्यूम बम का मतलब यह होता है कि ऑक्सीजन को सोख लेना। वैक्यूम बम का मतलब यह होता है कि फेफड़े फाड़ देना। वैक्यूम बम का मतलब यह होता है कि पूरी तरीके से जान ले लेना। वैक्यूम बम को लेकर, युद्ध के 18 दिन को लेकर किसने क्या खोया, क्या पाया? पीके सहगल और मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह को सुने आप। यहाँ पे हो रहे हैं, खून खराबा हो रहा है। अरे बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ रहा है, एक छोटी लड़की अपने माँ बाप से बिछड़ रही है, वो विधवा हो रही है। भाई लोग कहते हैं कि ये वर्ल्ड वो विश्व युद्ध ना बदल जाए। भाई मैं आशंका करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ना बदले। उसने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली है। वो एक ट्रायंगल तरीके से 3 तरफा हमला करेंगे कीव पे, और ऐसा माना जा रहा था कि वो 24 घंटे के अंदर अभी हमला कर देंगे, बल्कि कब्जा कर देंगे कीव पे। और रूस का मिसकैलकुलेशन यहां पर हुआ कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया यूक्रेन को। ज़ेलेंस्की जो है साफ तौर पे चाहते हैं कि जो ह्यूमन सफरिंग है वो कम हो, ये जो ह्यूमन क्राइसिस है वो कम हो, और जल्दी से जल्दी किसी न किसी तरीके से युद्ध को रोका जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पुतिन उनकी बातचीत मानेंगे जेरूसलम में आने के लिए और इजरायली प्राइम मिनिस्टर की मीडिएशन के लिए। उनको लगता है कि अगर वहाँ के लोगों को स्टॉप किया जाए, उनका पानी बंद किया जाए, बिजली बंद किया जाए, तो वो उनकी विल को तोड़ सकेंगे। ये उनकी बड़ी ज़बरदस्त मिस कैलकुलेशन होगी, बड़ी भूल होगी। जंग चंद रोज होती है और जिंदगी बरसों तलक रोती है, और ठीक इसी तरीके से यूक्रेन की सरजमी पर हो रहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की क्या कर रहे हैं? ज़ेलेंस्की कहां पर हैं? क्या नेटो ने निकाल दिया है? फिर से वॉर जोन का सायरन बज गया है। रशिया से युद्ध के बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा, नेटो देशों में साहस नजर नहीं आया। रशिया से युद्ध में हमारे 1300 सैनिक शहीद हुए, कोई आया नहीं। ज़ेलेंस्की की फ्रांस और जर्मनी से गुहार, मेलिटोपोल के मेयर को रशियन कब्जे से छुड़ाया जाए। यूक्रेन पहले ही इतिहास में कदम रख चुका है। यह ज़ेलेंस्की ने कहा कि रशिया भाड़े के सैनिकों की तलाश कर रहा है, और यूक्रेन को तबाह करने के लिए रशिया ने आतंक का सहारा लिया है। सभी यूक्रेनी नागरिक अपने हितों के लिए सेना से जुड़े। सुनिए।
всій нашій землі України і ніколи не будуть прийняті. Впродовж ночі і сьогодні постійно говоримо з партнерами про цю ситуацію з нашим міським головою. Вимога проста – негайно звільнити його з полону. Ми звертаємось до усіх лідерів світу, які говорять з Москвою. Франція, втрати російських військ колосальні. Динаміка втрат окупантів на 17-й день вже така, що можна впевнено говорити, це найбільший удар по російській армії за десятки років. Вони ніде не втрачали більше за таку кількість днів. Від початку вторгнення 30. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूक्रेन में एक ऐसा स्नाइपर आया है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पुतिन के लिए ये तबाही लेकर के आया है। नाम है वली, निकनेम है, कोई नहीं जानता कि असली नाम क्या है, लेकिन कनाडा से ये आया है। कौन है ये, आप देखें। दुनिया का बेस्ट स्नाइपर आज की तारीख में यूक्रेन पहुंच गया है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने गुहार लगाई थी कि स्नाइपर यूक्रेन में आए। वाली नाम है स्नाइपर का, कनाडा से आया है, दुनिया के सबसे खतरनाक स्नाइपर में से एक है। और जानते हैं स्नाइपर का मतलब क्या होता है? 3.5 किलोमीटर से ये दुश्मन को ठिकाने लगाता है। 3.5 किलोमीटर, एक दिन में 40 दुश्मनों को ठिकाने लगाने की कुव्वत रखता है। निकनेम है वली, असली नाम किसी को पता नहीं। कनाडा की सेना में जबरदस्त स्नाइपर थे वली। यूक्रेन में अब तक रशिया के 6 सैनिकों को मारा है एक साथ। वली के साथ कनाडा के 3 पुरुष सैनिक भी शामिल हैं। हर चीज का रिकॉर्ड रखते हैं, हर चीज की वीडियोग्राफी करते हैं। और वली फाइटर के साथ साथ कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। इराक में रॉयल कैनेडियन 22वीं रेजिमेंट में वली थे। वली ने अफगानिस्तान के कंधार में भी एक लंबी लड़ाई लड़ी है। वली नाम अफगानों ने दिया है, जिसका मतलब होता है रक्षक, यानी ये अरेबिक है। कोई वली कहता है, कोई वली कहता है, इसका मतलब ये होता है सेवियर यानी रक्षक। ये आज की बड़ी खबर है। लेकिन जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने पुतिन से बात की है। यह भी अभी की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी पुतिन से बात की। जर्मनी फ्रांस ने पुतिन से सीज फायर करने को कहा है। विवाद का कूटनीतिक हल निकालना होगा, ये फ्रांस का कहना है। और फ्रांस के प्रेसिडेंट, इसके अलावा जर्मन चांसलर, हर कोई ये लगा हुआ है कि किसी भी तरह से जिद के अपनी जिद छोड़ें, अपनी सनक पुतिन छोड़ें। आगे बढ़ते हुए आपको यूक्रेन में रशिया के हमले का सबसे खतरनाक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में एक महिला एक टावर के साथ फोटो खिंचवा रही है और ठीक इसी वक्त आप देखें इन तस्वीरों में, ठीक इसी वक्त टावर के पास हो जाता है जोरदार धमाका। अगर आप फ्रेम दर फ्रेम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तबाही की तस्वीरें कितनी खतरनाक हैं। महिला डर गई, हमला वहीं पर हुआ, आग के शोले उठे कुछ इस तरीके से। हमला बहुत ही फिल्मी अंदाज में किया गया है, टावर पर हमला किया गया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अगली यहां से तस्वीर आप बदल सकते हैं। ताबड़तोड़ हमले, ये ताबड़तोड़ हमले जो किए जा रहे हैं यूक्रेन के नोवोकोडास्की इलाके में, कई हवाई हमले के बाद में कितनी भीषण आग लग गई है और सिर्फ आग की ये लपटें नजर आ रही हैं और अब तबाही की ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी जिंदगियां तबाह हो गई हैं। और यूक्रेन मिसाइल अटैक में इस बीच एक और बड़ी खबर, कीव पर कब्जे को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दे दिया है। हमें पता है रशिया कीव पर कब्जा कर लेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा अभी तक 1300 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, हजारों रशियन टैंक कीव में अभी भी घुसे हैं। कब्जे के लिए रशिया को कीव तबाह करना होगा, ये ज़ेलेंस्की ने बोला है। लेकिन बीच आपको लेकर के चलते हैं वरुण, मेरी सीनियर कोलीग रचना बंसल इस वक्त मेरे साथ में हैं, जो ये बताएंगे कि अभी कहां तक कब्जा करते हुए रशिया की फौज आगे बढ़ी है। रशिया की फौज ने किस तरह से यूक्रेन के किन किन इलाकों को घेरा हुआ है, गुरिल्ला आर्मी कैसे उन्हें टैकल कर रही है, यूक्रेन क्या रेजिस्ट कर पा रहा है या फिर नहीं। 18 दिन के बाद आखिरकार युद्ध कहां पर खड़ा है। ओवर टू यू रचना। कि 3 से 4 दिन में घुटने टेक देगा या फिर रूस के आगे हार जाएगा। 18वें दिन भी यूक्रेनी सेना और यूक्रेन के आम लोग भी मैदान में डटे हुए हैं। रूसी फौज को पीछे खदेड़ने का भी काम कर रहे हैं, रूसी फौज को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन पहली बार व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने माना है कि हां 1300 से ज्यादा सैनिक उनके इस युद्ध में मारे गए हैं और रूसी सेना लगातार अत्याचार बच्चों और महिलाओं पर कर रही है। मैप के जरिए आपको समझाना जरूरी है कि रूसी सेना ने क्या सोचा है इस हमले को लेकर और पुतिन की तरफ से इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। महिलाओं बच्चों को तो टारगेट किया ही जा रहा है, रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैप पर समझिए, क्योंकि कीव को लेकर लगातार खबरें ये हैं कि रूसी सेना आगे बढ़ रही है। लेकिन रूसी सेना आगे बढ़ रही है तो अब उसकी अगली स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी ये है, ये मैप आपको नजर आ रहा है जिसमें ये है कीव, ये कीव यहां पर है जिसे अब
चारों तरफ से रूसी सेना ने घेरा है और ये प्लानिंग के तहत है। रूसी सेना यहां पर बढ़ गई है और चारों तरफ से ये देखिए, इधर से ब्रोबरी, इधर इरपिन, इधर बुका, अगर चारों तरफ से कीव को घेर लिया गया है रूसी सेना के जरिए, तो ये सोची समझी प्लानिंग के तहत है, क्योंकि हमला हो रहा था। कीव के अंदर से भी यूक्रेनी सैनिक जवाब दे रहे थे, लेकिन इस हमले का जवाब देते देते रूसी सैनिकों को भी नुकसान हुआ। फिर स्ट्रेटेजी बनी कि चारों दिशाओं से रूसी सेना के जरिए कीव को घेर लिया जाए और घेरते घेरते ये जो सीमा है ना, क्योंकि जेलेंस्की भी आज मान रहे हैं कि अगर कीव की तरफ रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं तो जल्दी कब्जा हो जाएगा, लेकिन इस कब्जे को करने के लिए इस सीमा को दाखिल करना होगा। यहां से रूसी सैनिक कब्जा करने के लिए सीमा में दाखिल होंगे और जेलेंस्की ने यह भी माना है कि कीव को पूरी तरह से तबाह किया जाएगा, तभी उस पर कब्जा हो सकता है। यूक्रेन में जगह जगह तबाही के निशान दिख रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की उसके बावजूद कह रहे हैं कि रूसी सेना कब्जा कर लेगी, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। इसी बीच इजराइल ने मध्यस्थता की पेशकश की है और नेफ्ताली बेनेट से बात भी हुई है जेलेंस्की की, और पुतिन की तरफ से भी समझाने की कोशिश हो रही है, मतलब पुतिन को भी समझाने की कोशिश इजरायली पीएम की तरफ से हुई है। इससे पहले भी ये मध्यस्थता हुई, लेकिन नतीजा कुछ निकला नहीं। नेटो को लेकर सवाल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के जरिए उठाया गया है कि नेटो ने कोई हिम्मत नहीं दिखाई और हम यूक्रेन में जो तबाही फिलहाल देख रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि रूसी सेना से टक्कर ले रहे हैं, इतिहास हमने कायम कर दिया है। अब आपने ये समझा कि कैसे कीव को घेरने की प्लानिंग हो रही है, लेकिन ये भी आपको जानना चाहिए कि जगह जगह जो धमाके हो रहे हैं, जो तबाही हो रही है, वो हर जगह है। खेरसोन, जिस पर बहुत पहले ही रूसी सेना ने कब्जा कर लिया था, लुहांस्क और डोनेस्क, ये वो प्रांत है जिन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया गया रूस की तरफ से, और उसी बाद से बवाल बहुत ज्यादा बढ़ता गया। क्रीमिया, जिसे बहुत पहले ही रूसी सेना कब्जा कर चुकी थी, खार्किव जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई, और खार्किव जो कि दूसरे नंबर पर है आबादी में, यूक्रेन में दूसरे नंबर पर आबादी वाला शहर, खार्किव में बहुत ज्यादा तबाही हुई। और यहीं पर सुमी था जहां पर भारतीय छात्र बहुत ज्यादा तादाद में फंसे हुए थे, जिन्हें निकालने का काम हुआ है। अब आप समझिए कि यहां निप्रो में भी लगातार बमबारी हो रही है, धमाके हो रहे हैं। इधर ओडेसा से भी खबर यही है, और साथ ही साथ मिकोलाविव में भी इसी तरह के धमाके हो रहे हैं। जगह जगह धमाके, जगह जगह बमबारी। इधर बेलारूस की तरफ से सपोर्ट रूस को मिला है, ये हम शुरुआत से ही मान रहे हैं, जान रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है, बेलारूस ने बाद में कदम पीछे खींच लिए और कहा कि हम इस युद्ध में आपका हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि नुकसान हमें भी हो रहा है। अब समझिए कि रूस की तरफ से सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ अब सिर्फ और सिर्फ कीव पर फोकस है। कृष्णा बंसल के जरिए आपने ये तो जान लिया कि अभी वॉर जोन में, बैटल जोन में, यानी युद्ध के मैदान में चल क्या रहा है, घेराबंदी किस तरीके से की जा रही है। अभी तक पूर्वी यूक्रेन की तरफ से आ रहे थे, लेकिन अब 360 डिग्री जाना चाहते हैं अपनी घेराबंदी ने। इसका मतलब ये होता है कि कीव को जीरो इन करने के लिए, कीव तक जीरो इन करने के लिए अब रशिया की फौज कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि 18 दिन गुजर चुके हैं। शुरू में यह सोचा गया था कि 3 से 4 दिन के अंदर कीव पर कब्जा कर लेंगे और पूरी दुनिया को इंडिकेशन दे देंगे कि कीव पर कब्जे के साथ ही हमने यूक्रेन पर दबाव बना लिया है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके पीछे की वजह क्या है ये तो आगे आप देखेंगे, लेकिन कुछ और तस्वीरें आप देखें। यूक्रेन पर रशिया के मिसाइल हमले का एक वीडियो सामने आया है। हमले में मिसाइल से एक के बाद एक कितने ताबड़तोड़ हमले किया जा रहा है, ये आप स्क्रीन पर देखेंगे तो समझ सकेंगे, क्योंकि ये टारगेटेड अटैक हैं और टारगेटेड अटैक में आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। विजुअल बदल के अगर इस वॉल पर दिया जाए तो शायद हम अच्छे से डिस्क्राइब कर सकेंगे, पीसीआर टीम। हाँ, अब ये यूक्रेन की एक और तस्वीर है। यूक्रेन के नोवोकोस्की इलाके में कई हवाई हमले के बाद कितनी ज्यादा आग लगी है, कितनी ज्यादा तबाही हुई है, उसकी तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं। यहां से तस्वीर आप बदल सकते हैं, बहुत तेजी के साथ में तस्वीर आप बदल सकते हैं, क्योंकि इमारत ये तबाह हो गई है। अब आप जो बॉर्डर लाइन एरियाज हैं, यानी कि जो धुएं का गुबार नजर आ रहा है, ये 18वें दिन की तस्वीर है। कीव पर हमला अभी भी जारी है, दिन रात कभी भी अटैक हो रहा है। रशियन मिसाइल कहां पर जाकर के अटैक कर दे कोई नहीं जान सकता। हालांकि ये बॉर्डर लाइन एरियाज हैं, धू कर किस तरह कीव में ये टैंक जल रहा है, और ये टैंक जो है रशियन टैंक है, ये यूक्रेन के टैंक नहीं है। तबाही की तस्वीरों के बीच में आप ये देखें कि यूक्रेन ने भी किस तरीके से ये बताया है कि हमारा जज्बा कम होने का नाम नहीं ले रहा, और जेलेंस्की ने यानी यूक्रेन ने ये कहा कि पोलैंड भी हमें हथियार दे, अमेरिका भी हमें हथियार दे। धू कर ये टैंक जलता हुआ बता रहा है कि तबाही किस हद तक की है, तबाही का कैनवास कितना बड़ा है। लेकिन
पुतिन है कि मानने को तैयार नहीं है। पुतिन की जो जासूस है, पुतिन की एक पूर्व जासूस है, उसका नाम आलिया रोजा है। आलिया रोजा ने यह बताया है पूरी दुनिया के सामने आकर के कि पुतिन वो हैं जो अंत तक जाते हैं, पुतिन वो हैं जो बीच में रुकते नहीं, और पुतिन अपने डिसीजन में कहीं से भी फ्लेक्सिबल नहीं रहते। इसका मतलब यह है कि पुतिन अपने फैसले के लिए, यानी यूक्रेन को तबाह करने के लिए आगे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा आक्रामक जब हो जाएंगे तो बायो वॉर, न्यूक्लियर वॉर, वेपन, केमिकल वेपन, इन सभी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें से एक वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया ही जा रहा है। वॉर रूम आपको फिर से लेकर के चलते हैं। वॉर रूम में पुतिन की स्ट्रैटेजी बनाम यूक्रेन की स्ट्रैटेजी, यूक्रेन को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए कौन कौन आगे आ रहा है, यूक्रेन के साथ कौन आकर के खड़ा है, पुतिन के साथ में कौन है, पुतिन की सेना कहां तक पहुंच गई है, पुतिन की सेना को कहां से पीछे हटने की जरूरत है, पुतिन की सेना ने कहां से गियर शिफ्ट किया है, गियर शिफ्ट करके क्या कहीं से यू टर्न भी लिया है या फिर नहीं, यह सब कुछ आपको बता रही है रचना बंसल। अब इस मैप के जरिए आप समझिएगा कि कहां कहां तबाही का मंजर यूक्रेन में नजर आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, वही तो। ठीक है, रचना की रिपोर्ट हम दोबारा आपको दिखाएंगे क्योंकि कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे हैं। दोबारा हम रचना के पास में चलेंगे, लेकिन वॉर रूम से जितनी खबरें निकल करके आ रही हैं, 18 दिन बाद भी अगर पुतिन की सेना रुक नहीं रही, 18 दिन के बाद भी अगर युद्ध जारी है, तो इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ना है। महंगाई का भी इंपैक्ट, पेट्रोल डीजल पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।